नमस्कार, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट 8। ऑस्मोटिक प्रेशर से राउल्ट लो का निगमन। माना कि सोल्यूट के स्मॉल एन मोल सोलवेंट के कैपिटल एन मोल से एन मोल में घुले हुए हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम वी डैश है, तो पाई वी डैश इज इक्वल टू होगा एन आर टी या पाई इज इक्वल टू होगा एन अपॉन वी डैश आर टी, इक्वेशन नंबर 1। और चूंकि वी डैश इज इक्वल टू होता है एन एम जीरो अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 2 में जो शो किया हुआ है, ये एन एम जीरो अपॉन डी ये कहाँ से आया, इसको नीचे बॉक्स में दिखाया हुआ है। चूंकि डी इज इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, हमें पता है घनत्व का मान कितना किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के, द्रव्यमान अपॉन आयतन के। और इसलिए v का मान v इज इक्वल टू डी बराबर एम अपॉन वी से v बराबर क्या हो जाएगा, एम अपॉन डी, मास अपॉन डेंसिटी। और ऊपर हमने क्या लिखा है एम जीरो अपॉन डी, तो ये कैसे आया है, मोलर मास ऑफ सोलवेंट इन 1 मोल, ये होता है एम जीरो। कोई कंफ्यूजन हमें हो रहा है वो एन एम जीरो कहाँ से आ गया, तो एम जीरो अपॉन डी में तो कंफ्यूजन नहीं था, एन एम जीरो यूँ आया कि यदि हम एम जीरो लिखते हैं तो 1 मोल की बात करते हैं, लेकिन यदि एन एम जीरो है मोलर मास ऑफ सोलवेंट इन एन मोल में के लिए वैल्यू होगी एन एम जीरो, इसलिए वी डैश इज इक्वल टू एन एम जीरो अपॉन डी। इक्वेशन 1 में 2 से वी डैश का मान रखने पर ये वैल्यू मिलेगी हमें, और इसको सिंपल मैथमेटिक्स से सोल्व करने पर हमें बॉक्स में जो इक्वेशन है पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन मिलेगा। और ये कैसी इक्वेशन है, ये वही इक्वेशन है जो पहले हमने निकाली थी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मोलर मास का निर्धारण। हमें पता है सोल्यूट के मोल की संख्या स्मॉल एन बराबर होती है डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू क्या है, सोल्यूट के वेट इन ग्राम, और एम सोल्यूट का मोलर मास। सोलवेंट के मोल की संख्या कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू जीरो अपॉन एम जीरो। डब्ल्यू जीरो क्या है, वेट इन ग्राम ऑफ सोलवेंट, एम जीरो क्या है, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। स्मॉल एन व कैपिटल एन के मान राउल्ट्स लॉ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में रखने पर जो नीचे दी हुई है पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बॉक्स में ग्रीन कलर से जो इक्वेशन दी हुई है वो हमें मिलती है, ये किसके लिए मिलती है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसी प्रकार से वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जब आप बात करेंगे तो ये इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएगी, और W अपॉन एम तो वही रहेगा, लेकिन N2 में एम जीरो अपॉन डब्ल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन अल्टरनेटिव फॉर्म की यदि बात करें तो अल्टरनेटिव फॉर्म की बात करें तो अल्टरनेटिव फॉर्म में ये वैल्यू बदल करके नीचे जो ग्रीन कलर से दिया हुआ यानी जो P0 था, P0 की जगह पे क्या आ जाएगी, ये PS आ जाएगा। अब मेजरमेंट ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वासुदेव अवनमन का मेजरमेंट। 2 प्रकार की विधियां इसमें यूज की जाती हैं। एक होती है एक विधि होती है स्टैटिक मेथड, स्थैतिक विधि, और दूसरी होती है डायनेमिक मेथड, गतिक विधि। नाम से ही पता पड़ रहा है स्टैटिक मेथड यानी इसके अंदर चीजें स्थिर रहने वाली हैं, डायनेमिक मेथड के अंदर कुछ न कुछ मूवमेंट की हम बात करने वाले हैं। तो लिक्विड को स्टैटिक मेथड में लिक्विड को किसी भी प्रकार से हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करके उसका वेपर प्रेशर स्थापित होने देते हैं, ये कहलाता है स्टैटिक मेथड। इसमें एग्जांपल हमने लिया है, कई तरह के मेथड है, उनमें से हमने एग्जांपल लिया है डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड, भेददर्शी विधि। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 फ्लास्क बने हुए हैं, बीच में आपको एक यूट्यूब नजर आ रही है। इसको डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें बाईं तरफ के फ्लास्क में पानी भरा हुआ है, दाईं तरफ के फ्लास्क में क्या भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसमें सॉल्यूशन में शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, बीच में मरकरी भरा हुआ है U2 में। बाईं तरफ के फ्लास्क से वाटर मॉलिक्यूल से इवेपोरेट होता है, उसके कारण उसका प्रेशर बनता है, वेपर प्रेशर बनता है, और वो वेपर प्रेशर U2 के मरकरी के ऊपर दाब डालता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें शुगर सॉल्यूशन से भी, शुगर सॉल्यूशन में भी पानी है, पानी में शुगर घोली हुई है, तो वहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते हैं और उसकी वजह से क्या बनता है वेपर प्रेशर बनता है, और वो वेपर प्रेशर
U ट्यूब के अंदर मरकरी पे दबाव डालता है। इक्विलिब्रियम आने पर हम देखते हैं कि बाईं तरफ वाले फ्लास्क से, क्योंकि वो प्योर सोलवेंट है इसलिए ज्यादा वेपर बनेगी, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो मरकरी का लेवल डाउन होगा, जबकि दाईं तरफ वाले फ्लास्क की तरफ मरकरी का लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। इन दोनों मरकरी लेवल्स का जो अंतर है वो अंतर किसे शो करता है? वेपर प्रेशर की लोअरिंग को शो करता है। दूसरा मेथड जो है वो है डायनेमिक मेथड, गतिक विधि। इसमें लिक्विड को बॉईल करते हैं या फिर लिक्विड में एयर की धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें हमने एग्जांपल लिया है ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड का। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें 3 कंपार्टमेंट हैं। पहला कंपार्टमेंट जो दो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर पहला जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसको 1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा कंपार्टमेंट जो है उसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है, और तीसरा जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर तोली हुई कैल्शियम क्लोराइड है। U ट्यूब है जिनके अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड की क्या नेचर होती है? वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो डिहाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर हम भरते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसमें एयर प्रवाहित करते हैं पहले कंपार्टमेंट में। तो एयर क्या करेगी? सबसे पहले कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में मौजूद जो सॉल्यूशन में जो मौजूद सोलवेंट है उस सोलवेंट को ये एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, आगे की तरफ ये बढ़ेगी। उसके बाद में सोलवेंट में से ये गुजरेगी। तो अब सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है सोलवेंट की तुलना में, प्योर सोलवेंट की तुलना में कम सोलवेंट होगा, तो वहां से जितनी वेपर बनी उसको एयर ने लिया, लेकर के फिर भी वो प्यासी रही, आगे सोलवेंट में से गुजरी, फिर उसने वहां से सोलवेंट, यहाँ पर हम सोलवेंट की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, और पहला वाला आप मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है, दूसरा वाला पानी है। तो पहले शुगर सॉल्यूशन में मौजूद पानी को वो एब्जॉर्ब करती हुई आगे निकलेगी, फिर भी उसमें गुंजाइश रहेगी और एब्जॉर्ब करने की, फिर वो सोलवेंट में से गुजरेगी, वहां से पानी लेगी, और यहाँ से पानी लेकर के फिर ये निकलेगी कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब्स में से। तो जो पानी हवा ने अवशोषित किया था वो पानी कहाँ पर रुक जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड की जो ट्यूब्स हैं वो कैल्शियम क्लोराइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वो एनाइड्रस है तो वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं अपन। इसकी कैलकुलेशन में ग्रुप 1 में से जो पानी एब्जॉर्ब होगा उससे उसके भार में कमी आएगी। तो ग्रुप 1 जिसमें सॉल्यूशन है उसके भार में कमी मान लीजिए डेल्टा W1 है, ये प्रोपोर्शनल होगी किसके? PS के। PS क्या है? शुरू में हमने एब्रीविएशंस लिए थे, क्या था वो? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये PS के प्रोपोर्शनल होगी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। ग्रुप 2 सॉल्वेंट के भार में कमी, इसको डेल्टा W2 लें, तो ये कितनी होगी? P0 में से PS घटा दो, क्योंकि PS तो लेती हुई आई है। यदि हम इसको सीधा सॉल्वेंट में प्रोवाइड करते तो ये क्या कितना एब्जॉर्ब करती? P0 करती, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पूरा एब्जॉर्ब करती है। लेकिन चूंकि वो PS तो पहले से एब्जॉर्ब करती हुई आई है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे P0 का मान मान लीजिए 10 है, स्टार्टिंग यहां से करते हैं तो 10 का 10 ये एब्जॉर्ब करती एयर, 10 का 10 किससे एब्जॉर्ब करती? सॉल्वेंट से करती। लेकिन हमने चूंकि इसको पहले सॉल्यूशन में से गुजारा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लीजिए है 8, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 8 तो एब्जॉर्ब करके आई है वो सॉल्यूशन में से, और अब कितना करेगी? टोटल वो 10 एब्जॉर्ब करना है उसको, तो 2 कहां से करेगी? सॉल्वेंट में से। तो हम क्या करेंगे? P0 में से PS को घटा देंगे, तो इतनी कमी होगी किसमें? सेकंड कंपार्टमेंट के बारे में कमी होगी। और ये जो दोनों भार हैं ये जाकर के किसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड में। तो दोनों ग्रुप्स में कुल कमी प्रोपोर्शनल किसके होगी? PS प्लस P0 माइनस PS यानी P0, यानी टोटल कमी कितनी होगी दोनों में मिला करके? 10। उदाहरण के तौर पे सॉल्यूशन में 8 और सॉल्वेंट से 2, कुल मिला करके 10। तो ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 इज प्रोपोर्शनल टू P0। ये मिली इक्वेशन नंबर 3। अब भार में जो कमी हुई है वो कमी कहां जाकर के बढ़ेगी? कैल्शियम क्लोराइड में।
तो कैल्शियम क्लोराइड नलियों के भार में वृद्धि, क्योंकि हमने पानी सॉल्वेंट के रूप में लिया है, तो जितनी कमी दोनों नीले वाले कंपार्टमेंट से हुई है उतनी ही वृद्धि किसमें हो जाएगी, कैल्शियम क्लोराइड वाले कंपार्टमेंट में। तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड नलियों के भार में हुई वृद्धि x, ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगी, P0 के। P0 क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो जितना एयर ने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट से एब्जॉर्ब किया था उतना ही छोड़ेगी कहां पर, कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब्स के अंदर छोड़ेगी। तो इन दोनों में जितनी कमी उधर होगी उतनी कैल्शियम क्लोराइड में वृद्धि होगी। अतः P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रुप 1 के भार में कमी, ग्रुप 1 सॉल्यूशन के भार में कमी, अपॉन 1 प्लस 2 के भार में कुल कमी। ये हो गया डेल्टा W2 अपॉन डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2। या हम कह सकते हैं ग्रुप 1 के भार में कमी अपॉन कुल कमी कितनी हुई है, जितनी कैल्शियम क्लोराइड में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो नीचे आप लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड नलियों के भार में वृद्धि, तो डेल्टा W2 अपॉन x, इससे आप मोलर मास का निर्धारण कर सकते हैं। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, W है, M0 है, W1 है, W2 है, तो इससे हम मोलर मास का निर्धारण कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, यानी क्वथनांक होती है बुलियोस्कोप। नमस्कार।